नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर के। सीएम योगी ने आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आबकारी विभाग के नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इस दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल भी उनके साथ में मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त आरक्षियों को शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने कहा, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि नवरात्रि के पावन दिनों में आबकारी आरक्षियों की भर्ती में 30% महिलाएं शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का मिशन रोजगार अभियान का क्रम है। जो 332 आरक्षी हैं, उनके चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी। आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। सीएम योगी ने कहा कि विगत 5.5 सालों में ऐसे 5 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को हमने शासकीय सेवा के साथ जोड़ने में सफलता हासिल करी और आज वो सभी युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ राज्य के विकास में दे रहे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद रेवेन्यू को लगातार बढ़ोतरी की ओर अग्रसर करना, यह अपने आप में आबकारी विभाग के द्वारा किए गए रिफॉर्म का परिणाम है। और ये रिफॉर्म और तकनीक को उपयोग करके जब भी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें विभाग की लीडरशिप है, लेकिन साथ साथ विभाग के हर एक कर्मी का भी उसमें योगदान होता है। एक टीम वर्क होता है और उसी टीम का हिस्सा बनने के लिए 332 जिसमें 109 केवल महिला आरक्षी होंगी, ये सभी आज इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र यहां पर वितरण हुआ है या होने जा रहा है। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि आप एक तो समाज को सही दिशा देंगे, दवा भी बनाने में उपयोग होगा, दूसरा जहरीली शराब से भी समाज को मुक्त करने का काम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ राजस्व की बढ़ोतरी में भी अपना योगदान देंगे। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर दौरे पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करी। समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएम ने हेल्थ वेलनेस सेंटर कंप्यूटर न होने और सीएमओ को वेलनेस सेंटर की जानकारी न होने पर जमकर फटकार भी लगाई। बैठक के दौरान हर घर नल योजना की धीमी प्रगति पर जल निगम के एक्सीएन को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने L2 हॉस्पिटल में हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन किया। ब्रजेश पाठक ने रामकोला विकास खंड के कुसमही प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया है। बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। स्कूल के होनहार छात्रों को इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई भी की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भवन का लोकार्पण किया और कसाडा परिसर में पौधारोपण भी किया। जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जनपद कुशीनगर में जन जन तक पहुंचे, कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। डेवलपमेंट के जितने भी मामले हैं, 10 करोड़ से ऊपर की जितनी परियोजनाएं हैं, उनको तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है कि जो भी योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों, किसी भी हालत में हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। घर घर नल से जल योजना तय समय सीमा में हमें पूरी करनी है। भाजपा की सावधान यात्रा आज बस्ती के कुदरहा पहुंची, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों की समस्या को उठाते हुए कहा कि सिपाहियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करने का सवाल जब उन्होंने सदन में उठाया तो किसी ने उनके पक्ष में हाथ नहीं उठाया। साइकिल अलाउंस बढ़ाने के लिए उनके मुख्यमंत्री से गहमा गहमी तक हो गई। इसलिए अब दूर दराज के पुलिस कर्मियों के लिए वो मांग करेंगे कि जितने दिन जो नौकरी करेगा उसे उतने दिन ही तनख्वाह दी जाए और इसका कानून भी बने। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने गुस्से से भरे अंदाज में कहा कि अखिलेश ने हमसे कहा सीट हमारी होगी और सिंबल आपका, और हमने समझौता भी किया, मगर हमारी दोस्ती का उन्होंने गलत फायदा उठाया। इसलिए हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो दुश्मनी भी उतने ही अच्छे से निभाते हैं।
स्टेट हमारा होगा, सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं, ये भी मैं जानता हूं। और अभी तक गिनती नहीं थी, अभी तक गिनती नहीं थी। जब माननीय दूधराम जी जीत के गए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूछा कि कैसे जीत गए, तो इन्होंने कहा कि भारतीय समाज पार्टी की देन है कि हम लोग चुनाव जीत करके आए, इन्होंने कहा। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि वहां कहां वोट है। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी दौरे पर पहुंचे हुए थे। केशव का पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने झांसी के पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश के बयान पर कहा कि अखिलेश अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के सरगना हैं। अखिलेश अगर अपराधियों को संरक्षण ना दें तो उनके पास विरोध के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। पूर्व विधायक पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर के भी बोले, ये संगठन देश विरोधी कार्यों में लिप्त है। जो लोग पीएफआई की वकालत कर रहे हैं वो मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं। करना चाहिए, जो समय समय पर हिंसा फैलाते हैं, तो ऐसे संगठन को प्रतिबंधित किया गया है। जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं उनको आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, और हिंदू की कौन कहे, उनको मुसलमान भी वोट नहीं देगा। तो वहीं दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के सभी पार्टियां अभी से जुटती नजर आ रही हैं और विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर हावी होने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष पर किसी न किसी मुद्दे पर हमलावर भी नजर आ रहा है। ऐसे में सपा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सपा के प्रवक्ता अमित जयमई ने केंद्र सरकार के पीएफआई पर बैन को नया खेल बताया है। अमित जयमई ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आरएसएस के साथ साथ बीजेपी को 2024 में संसद में घुसने से जनता बैन लगाएगी और बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। (2024) में ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया खेल खेला है, पीएफआई को बैन करके। सवाल यह है कि चाहे आरएसएस को बैन करने की बात हो या पीएफआई को बनने की बात हो, दोनों ही इस देश के चरमपंथी, और आरएसएस तो विशेषकर एक सुप्रीमेसिस्ट जातियों के प्रतिनिधित्व का संगठन है। तो समाजवादी पार्टी की अपनी ये समझ है कि हमने अपने 2 दिन के राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन में समाजवादी लोगों ने ये तय किया है कि 2024 में पूरे देश में आरएसएस ही नहीं, बीजेपी को संसद में घुसने से बैन लगाने का काम करना है। संसद में बैन लगाइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। समाजवादी लोगों ने इस बात का आह्वान किया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के साथ उनके 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के इस एक्शन पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी प्रतिक्रिया देती नजर आई हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक बताते हुए ट्वीट किया कि चुनाव से पहले पीएफआई को टारगेट किया गया है। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पीएफआई और उनके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहां लोगों में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित और हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसे किसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगाना चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत श्रावस्ती पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका हजारों की तादाद में मौजूद किसानों ने जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने का काम करने वाले सभी संगठनों पर बैन लगा देना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि चीनी मिलों को शुरू करने से पहले किसानों का बकाया भुगतान कर दीजिए। राकेश टिकैत के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए थे।
तो अब बात मेरठ की करेंगे, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उनका बोलबाला है किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। यहां तक कि सरकारी जमीन को भी मेरठ के बेखौफ बिल्डर नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक मसला व्यापारी मोहित बंसल का आरोप है कि एक दबंग बिल्डर ने मोहित बंसल की जमीन कब्जा करके कॉलोनी का निर्माण कर लिया। मेरठ के एक व्यापारी मोहित बंसल ने मैसर्स इंडस वैली प्रमोटर्स लिमिटेड पर आरोप लगाया है कि 600 गज जमीन जबरन कब्जा कर लिया गया है। मोहित बंसल ने कहा कि शील कुंज के बिल्डर ने मेरठ विकास प्राधिकरण और तहसील सरधना के सहयोग से मेरी जमीन को अपनी जमीन दिखाकर मैप पास करवा लिया। व्यापारी मोहित बंसल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की शिकायत उसने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी और साथ में उपाध्यक्ष मेरठ प्राधिकरण से की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। साथ ही आरोप है कि उच्च अधिकारी अवैध मैप पर कोई कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही जमीन बेचने का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि कोई आदमी नहीं बेचना चाहता है तो क्या जबरदस्ती आयुक्त महोदय हमारी जमीन बिकवा देंगे कि भाई दबाव में कि भाई जबरदस्ती उसको बिल्डर को भूमाफिया को छोड़ दो जमीन? ये तो कोई ठीक बात नहीं है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसमें 2 बार मिले हैं जनता दरबार में, उन्होंने आश्वस्त किया था और निर्देश किए थे 2 दिन 3 दिन में कार्रवाई के, कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल के लगभग उनसे मिले हुए मुझे हो गया है और आज फिर एक बार कोशिश करने आया हूँ कि अगर मुलाकात हो जाए और मेरी कोई सुनवाई किसी प्रकार से हो पाए, यही हमें कहना है बस। पीएफआई पर बैन के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। नवरात्र के बीच में खासकर जुमे की नमाज को लेकर के दिशा निर्देश जारी हुए थे। इसके बाद आज पूरे प्रदेश में भर में बड़ी मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात नजर आई। लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद और अन्य मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई थी और आलाधिकारी लगातार जायजा लेते रहे। करीबन 1:30 बजे के बाद लगभग सभी मस्जिदों में नमाज संपन्न हुई, जिसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ। नमाज के सकुशल संपन्न होने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, जबकि अंदेशा जताया जा रहा था कि कुछ पीएफआई समर्थित संगठन विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। नवरात्र नवदुर्गा पूजा चल रहा है। मंदिरों में काफ़ी भीड़भाड़ है, साथ ही साथ आज जुमे की नमाज भी है, तो धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है। तो आम जनता को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक में किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सभी जगह समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में पीएफआई पर बैन लगाने के बाद डीजीपी ऑफिस यानी कि डीजीपी डीएस चौहान ने एक अलर्ट जारी किया था प्रदेशों के लिए, सभी जिले के कप्तानों के लिए कि जो नमाज होनी है जुमे की, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर आज फोर्स, जो बड़ी मस्जिदें थी जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में फोर्स लगाई गई थी ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और एक सुरक्षा का भाव लोगों के बीच में रहे। अभी फिलहाल ये टीले वाली मस्जिद है जहाँ पर नमाज संपन्न हुई है और इसके बाद अब लोग अपने घरों को निकल रहे हैं और घरों को जाने के लिए यहाँ पर अब आना जाना शुरू हो गया लोगों का। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आज फोर्स को लगाया गया था। जो आला अधिकारी हैं वो भी आज सड़कों पर नजर आ रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर आज जो नमाज है उसको संपन्न कराया जाए। देखिए यहाँ पर इमाम है टीले वाली मस्जिद के, वो निकल आए हैं। सर, आज नमाज हो गई, सकुशल संपन्न हुई है? सकुशल संपन्न हुई है, सकुशल संपन्न हुई है, जैसे होनी चाहिए वैसी हुई है। किसी तरह की अफवाह जो फैलाई जाने के लिए उसके लिए कहा गया था कि अलर्ट रहे, और अफवाह अगर आप कह रहे हैं तो हम लोग उस अफवाह को जो है बताने के लिए कि हाँ ये अफवाह है, तो वही काम कर रहे हैं। से ऐलान भी किया गया कुछ, किस मस्जिद से ऐलान किया गया? अफवाह में ना फंसे, बिल्कुल यही बात है। हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों की तरफ से है कि कोई भी इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और जो बड़े हमारे कह रहे हैं जो उस पर ही कान रखा जाए, उस पर ही अमल किया जाए। देखिए ये मस्जिद के इमाम थे और इनका कहना है कि यहाँ पर आज जिस तरह से होम डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट किया गया था उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। आला अधिकारी भी मौके पर थे और जायजा ले रहे थे कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैले और किसी तरह की भ्रामक जो लेखन सामग्री है वो सोशल मीडिया पर ना दिखे, और इसके लिए एक टीम पूरी तरह से निगरानी कर रही है सोशल मीडिया पर। और यही वजह है कि लखनऊ में खासकर इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि अमन और जो अमन की जगह कहलाती है, अमन का पैगाम जाता है यहाँ से और गंगा जमनी तहजीब के लिए लखनऊ को जाना भी जाता है। तो फिलहाल आज पूरी तरह से स्थिति
शांत है और यहाँ पे पीएफआई बैंड को लेकर किसी भी तरह की कोई अभी असमानता नहीं दिखी है, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है और लोग अपने अपने घरों को फिलहाल नमाज के बाद जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ नौकरी दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी करेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही अब दलों को अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बचाने की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई, लेकिन सभी से एक अनुरोध भी है कि वो किसी धन पशु की बातों में ना आए, वो केवल हरिद्वार के विकास को देखते हुए काम करें और सही का साथ देने का काम करें। चुनाव हरिद्वार में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, मैं उसमें विजय प्रत्याशियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीते हैं या जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं, वो धन पशुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और योग्य उम्मीदवार जो कार्य करे, जो सेवा करे जनता की, उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा मेरा उनसे अपील भी है और ऐसी मेरे को उम्मीद भी है, क्योंकि इस समय पूरा भारत जो है वो परेशान है, लोग और जनता त्रस्त हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। उन समस्याओं का निदान करने वाले लोग सब एकजुट होकर किसी योग्य व्यक्ति को आगे लाने का काम करेंगे, ताकि आने वाला समय ग्रामीण लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक और मसला है जो बढ़ा हुआ है। वो मसला क्या है समझिए। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती में लगे स्टाफ की नियुक्तियां समाप्त होने का मामला शांत नहीं हो पा रहा है कि अब खुद विधानसभा अध्यक्ष के निजी निसंवर्गीय स्टाफ के भी बैकडोर से भर्ती होने की बात सामने आ गई है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसे भ्रामक प्रचार बताया। विधानसभा अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष मंत्रियों को अपना निजी स्टाफ रखने का विशेषाधिकार होता है, जो व्यक्ति की नियुक्ति तक उनके साथ होते हैं। दो चीजें हैं, एक तो मेरा निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है, ये होता चला रहा है और वही मैंने भी किया है। और दूसरी चीज़ है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस का मतलब ये होता है कि जिस दिन तक मैं चाहूँगी वो रहेंगे, जिस दिन मैं इस पद को छोड़ूंगी वो मेरे साथ चले जाएंगे। तो ना तो वो परमानेंट स्टाफ, ना वो एडहॉक स्टाफ है और किसी तरह की सुविधा तनख्वाह के अलावा वो नहीं लेता है। इसके अलावा बहुत से मंत्री, बहुत से स्टेट्स में, सेंटर में हमारे भी भाई बहन काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कह देना कि आपने अपने पर्सनल स्टाफ में कुछ बैकडोर एंट्रीज की हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को गैरसैंण अटैच कर दिया गया है। फिलहाल वो निलंबित हैं और इस दौरान वो अब गैरसैंण स्थित विधानसभा से अटैच रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको भी बता दें कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों के मामले में मुकेश सिंघल को रितु खंडूरी ने हाल ही में सस्पेंड करने का आदेश भी जारी किया था, फोर्स लीव पर भेजा गया था। इसके बाद अब उन्हें गैरसैंण स्थित विधानसभा से सीधे तौर पर अटैच कर दिया गया है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लाजमी हैं। तो दूसरी तरफ सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए हरिद्वार पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत पर सभी प्रत्याशी और जनता को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक विजय उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में संचालित केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का ही परिणाम है। राज्य सरकार ने किसानों की पारंपरिक फसल मंडवा, झंगोरा, चौलाई, सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इस वर्ष जनपद के 8 केंद्रों में किसानों की उपज का क्रय किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मंडवा का समर्थन मूल्य 27 रुपए प्रति किलो, झंगोरा का 25 रुपए, चौलाई 50 रुपए और सोयाबीन 40 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड ने 8 बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड ने में खोले गए 8 क्रय केंद्रों में किसान निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज को बेच भी सकते हैं। तो वहीं कुमाऊं काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर में
स्थित काल भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। बागेश्वर में स्थित काल भैरव मंदिर का निर्माण 1602 ईस्वी में राजा लक्ष्मी चंद के समय में बागनाथ मंदिर के निर्माण के साथ हुआ था। 424 साल बाद उत्तराखंड सरकार की आर्थिक मदद और जमन सिंह दानू के सहयोग से बागेश्वर में स्थित काल भैरव मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। जमन सिंह दानू ने विधि विधान के साथ में मंदिर के पुजारियों और पुरोहितों के साथ मिलकर यज्ञ हवन किया। बागेश्वर में स्थित काल भैरव मंदिर उज्जैन के महाकाल के समान ही प्रख्यात है, मान्यता है उसकी। बागेश्वर में स्थित काल भैरव को बागनाथ जी का क्षेत्रपाल कहा जाता है। बागनाथ जी के दर्शन से पूर्व काल भैरव की पूजा आराधना करना आवश्यक है। अपने गांव से बागेश्वर आया, उस दिन भी मेरी ये धारणा थी कि वो ये भोले शंकर के प्रति या काल भैरव के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना भाव था कि हम उसको जब बागेश्वर आए तो इष्ट देव के नाम से मानने लगे। उसके पश्चात जब मैंने मंदिर का कार्य शुरू किया तो उस दिन प्रण किया था कि काल भैरव जी से कि ये कार्य सुख संपन्न हो जाएगा तो मैं तेरी आराधना करूँगा और तेरी पूजा करूँगा, तेरा हवन यज्ञ करूँगा, यही मेरा लक्ष्य है। और कार्य पूर्ण होने के पश्चात वो मैंने वो काम किया। यह काल भैरव मंदिर बिल्कुल जीर्णशील हालत में था। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसमें इसकी मदद की गई, जिसको इसका निर्माण श्री जमन सिंह दानू जो राजकीय ठेकेदार हैं उनके द्वारा इसको संपन्न कराया। तो वहीं रानी पोखरी में जाखल नदी पर बने नए पुल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण कर दिया। लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तय समय पर विकास योजनाएं पूरी करते हुए हम जनता को समर्पित करने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। डोईवाला और रानी पोखरी के बीच बना पुल पिछले साल नदी में आई बाढ़ से टूट गया था, जिसके बाद इस पुल के निर्माण के लिए तत्काल सरकार ने 16 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराते हुए 6 महीने के अंदर पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। कल्चर की जिन योजनाओं का भी हम लोग शिलान्यास करेंगे, हमारी योजनाओं के लोकार्पण होंगे, यानी कि जो योजनाएं प्रारंभ होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी और इस दिशा में हमारा तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साथ जो समय की जो समयावधि है उस समयावधि में ही काम हो, ऐसे भी निर्देश हमने और ऐसे भी जो पूरी योजना जो। तो चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।